आचार्य श्री का उपन्ना उड़ाकर स्वागत करें। देवेंद्र जी साहू पार्षद महोदय, उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज किया, सारी व्यवस्था जमाई। अपने विनोद जी चौबीसा सर हैं और आप भी अपने बाल्यकाल से निम्बार्क आश्रम में ही पढ़कर बड़े हुए। मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो आपके सामने बैठी है उसको अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रबंधों से लाभान्वित करें, उनका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोले भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा दम लगाइए। बोलिए भारत माता की। हाँ, इतना ही। जैसे कि आदरणीय ने कहा, यह आधे घंटे का सत्र आप लोगों के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा में अभी तक 1.5 लाख से भी ज़्यादा युवाओं से मैं मिला हूँ, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, एलएलबी, बीएड, सीए, मेडिकल स्टूडेंट। और मेरा अनुभव इतना हो गया है कि आप सबके चेहरे की फेस रीडिंग करके मैं ये बता सकता हूँ कि अपने जीवन में कौन कहाँ तक आगे बढ़ने वाला है। आपकी मैच्योरिटी, आपकी गंभीरता, आपका अनुशासन ये बता देता है कि आप कितने लंबी रेस के घोड़े हो। ये आधे घंटे का सत्र आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण और सारे युवा, आज स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में बौद्धिक ज्ञान तो हमको खूब प्राप्त हो रहा है, पर व्यवहारिक ज्ञान और आत्मज्ञान शायद हमारे जीवन में नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, उसके बाद में आगे का सत्र प्रारंभ करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आप सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? बोलो ना। आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या यस कहने से हो जाएगा काम? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत। और मेहनत भी कैसे? बोले सही दिशा में। अगर मेहनत भी गलत दिशा में हो रही है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, तो उसने कहा सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही मेरे पास में घर हो, इतना पैसे वाला। उस लड़के का नाम था वरुण। इतना पैसे वाला? बोले हाँ सर इतना पैसे वाला। तो एक लड़की से मैंने पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? बोले सर वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? ये इतना पैसे वाला होगा, 20 मोबाइल, 20 घर, 20 गाड़ी, मैं तो इसकी पत्नी बन जाऊं बस ठीक है। तो ये तो आपको हंसाने के लिए कह दिया, अब थोड़ा सा ध्यान से सुने। एक एक बात, मेरी ये बातें उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए है जो वास्तविकता में अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं। हम गंभीर होते हैं कब? जब हमारे ऊपर आन पड़ती है। मैं जब 10 साल का था ना, तो मेरे को ये लगता था कि मेरे पापा दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं, उनको सारा का सारा ज्ञान है, उनसे ज़्यादा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे लगने लगा कि मेरे पापा तो कुछ जानते ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है, कुछ भी नहीं जानते हैं। और जब मैं वापस 30 साल का, 35 साल का हो गया तो मुझे वापस वही लगने लगा कि वास्तव में मेरे पापा बहुत कुछ जानते हैं।
तो ये जो उम्र है ना 10 से 20 साल के बीच की, ये उम्र बड़ी नाजुक सी होती है, और इसको अगर किसी को संभालना नहीं आया, इसका मूल्य जिसने नहीं समझा, अगर ये 25 वर्ष हमारे अच्छे ढंग से नहीं बीते, अच्छी संगति और अच्छा संग और अच्छा ज्ञान हमको नहीं मिला, तो आगे के जो 75 साल हैं वो बड़े दुखी होने वाले हैं। आज हमें समझ में नहीं आया, फैशन और वेशन से हमें दूर रहना है। आज के बच्चों का बुक्स पर ध्यान है, पर उससे भी ज्यादा लुक्स पर ध्यान है। तो आज हमें समझना है कि हम इस समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए एक बात बताऊं मैं आपसे, इस दुनिया में 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं। 85% औरतें, बच्चियां, लड़कियां घर का काम करती है, सही कह रहा हूं ना? और 15% बेटियां, मेरे बेटे, युवा, 15% युवा ऐसे हैं जो इस शरीर के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि ब्रेन से काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक जवाब देना अपने बुद्धि के अनुसार, क्या जमीन में से तेल निकलता है? यस या नो? जमीन में से तेल निकलता है? यस, निकलता है। मूंगफली कहां से निकलेगी? जमीन में से। सरसों कहां से निकलेगी? जमीन में से। तो तेल कहां से निकला? जमीन में से। अच्छा, मैं ये पूछूं कि क्या जमीन में से घी निकलता है? थोड़ा सा यूज करो, देखें। घी कहां से निकलता है? दूध में से। दूध कहां से आता है? गाय से। और गाय क्या खाती है? घास। कहां से आता है? तो घी कहां से निकला? जमीन से निकला। आपने क्या कहा? नहीं, जमीन में से घी भी निकलता है, तेल भी निकलता है, या फिर जितनी वस्तुएं उपयोग में आती है सबका उत्पादन जमीन से होता है। वैसे ही हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये इतना पावरफुल है, इसके अंदर में इतनी ताकत है कि अगर इसको यूज करना आ जाए, इसकी पावर हमारे समझ में आ जाए, तो हम दुनिया के 15% लोगों में सम्मिलित हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो भीड़ में चलने वाला होता है, जैसा भीड़ करती है वैसा वो भी करता है, और एक व्यक्ति वो जो भीड़ में नहीं चलता, भीड़ से आगे चलता, भीड़ उसके पीछे चलती है। तो आप क्या बनना चाहते हो? भीड़ में चलने वाले? तो भीड़ को पीछे चलाने वाले, कि भीड़ से आगे चलने वाले, यानी कि लीडरशिप करने वाले, नेतृत्व करने वाले। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 जगह से फटी हुई पैंट, साइड की कटिंग, उससे हम वो बन जाएंगे क्या? फैशन से बन जाएंगे क्या? उस आयाम को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आपका क्या नाम बेटा, जो आगे खड़े हो, क्या नाम है? हाँ, आप ही हैं? रिदम। आप खड़े होंगे? एक प्रश्न कर सकता हूं मैं आपसे? रिदम, आप मुझे ये बताएंगे, कोलकाता में एक प्रकाश नाम का लड़का है, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानते? क्यों? क्यों नहीं जानते? आप उससे मिले नहीं हो? आप उनसे मिले नहीं हो इसलिए नहीं जानते हैं। आप बाबा रामदेव को जानते हो? राजीव गांधी को जानते हो? आप सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? मिले हो उनसे? नहीं मिले हो ना? रिदम प्रकाश को इसलिए नहीं जानता कि उससे कभी मिला नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस को जानता है जैसे उनसे मिला हो। आपने बहुत राइट आंसर दिया। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई और बारीकी से समझना। रिदम बैठ जाओ, रिदम के लिए ताली बजाओ भाई एक बार। बहुत सुंदर जवाब। सुभाष चंद्र बोस को जानता है, मिला नहीं है। प्रकाश को नहीं जानता, मिला नहीं है।
बात को थोड़ा गहराई से समझिएगा। सुभाष चंद्र बोस को इसलिए जानता है, बाबा रामदेव को इसलिए जानता है, स्वामी विवेकानंद को इसलिए जानता है कि उनका नाम 15% लोगों की सूची में है। वो 85% लोगों की भीड़ में नहीं है, वो 15% लोगों में है। तो उन्हीं 15% की सूची में हमारा नाम भी लिख जाए और ये पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड हमको जाने, इसके लिए हमको क्या करना है? आपने कह दिया कि हम सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भीड़ से आगे चलना चाहते हैं, पर आपने कभी कल्पना भी की कि हमको इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमको अपने आप को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप में इतनी मैच्योरिटी, इतनी गंभीरता लानी पड़ती है कि हम आगे जाकर के, अगर ये 25 साल इसका महत्व आपके समझ में आ गया तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे के जो 75 साल आपके होंगे ना, वो बहुत ही सुंदर और अच्छे होने वाले हैं। इसके लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, घर जाकर के 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? जो 4 घंटे पढ़ता हो ईमानदारी से वही हाथ ऊपर करे। एक भी नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, 3 घंटे कौन पढ़ता है? 3 घंटे में 3 हाथ ऊपर हुए। अच्छा, घर जाकर के 2 घंटे कौन पढ़ता है? लड़कियों ने 2। अच्छा, 1 घंटे जो पढ़ता हो ईमानदारी से वो तो हाथ ऊपर करे। हाँ, अब पीछे वाले जो मुझे 12th के स्टूडेंट लगते हैं वो, है ना भाई? अब बड़े हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा चलने लग जाती है। तो 1 घंटे आप घर पे पढ़ाई करते हो, तो 1 घंटे घर पे पढ़ता है ना, वो मेरी बात को एकदम सीरियसली लेकर के सुने। आगे जाकर के उनको 16 घंटे की मेहनत करनी है। कितने घंटे की? 16 घंटे की। अभी जो ईमानदारी से 4 घंटे की मेहनत नहीं करता ना, उसको आगे जाकर के 16 घंटे का परिश्रम करना, क्योंकि मजदूरी करनी है उसको। और अभी जो 4 घंटे का परिश्रम घर पे करता है, वो आगे चल करके उसको 16 घंटे की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी जिसने लुक्स पे ध्यान दिया हो, बुक्स पे ध्यान नहीं दिया हो, उसको आगे जाकर के 16 घंटे की मेहनत करनी है। हमारे बीकानेर में एक कलेक्टर आई एक बार, आपने भी उनका नाम सुना होगा। कलेक्टर साहिबा का नाम था आरती डोगरे। नाम सुना आपने? आरती डोगरे। आप गूगल सर्च कर लेना उनके बारे में। उनकी हाइट 3.5 फीट की है, यानी कि उनको यहां मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो टेबल से थोड़ी सी ऊपर ही रहेंगी वो। लुक्स उनके पास में बिल्कुल भी नहीं है, हाइट उनकी इतनी सी है, पर उनका ओहदा, उनका व्यक्तित्व, उनका स्टेटस इतना बड़ा है कि वो एक अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है ना कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उनका ओहदा इतना बड़ा है कि वो जहां जाकर के खड़ी हो जाती है, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और उनके एक सिग्नेचर में इतना पावर है कि जो चाहे सो वो करे। उनका लुक्स 0 है, पर उनका ओहदा, उनका सम्मान इतना बड़ा है कि पूछो मत। ये कब होता है? जब हम अपने बुक्स पर ध्यान देते हैं। सबसे जरूरी चीज है इंटरेस्ट। क्या है? आप अभी जो कर रहे हो, स्कूल में पढ़ने के लिए आते हो, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? बोलो ना, इंटरेस्ट है? आप कभी थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गए हैं? कौन कौन गए? हाथ ऊपर करे। शाबाश। 4 घंटे पढ़ने में हाथ ऊपर नहीं हुए, थिएटर में पिक्चर देखने सब गए हैं। अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है, देखना चाहिए, उससे भी नॉलेज बढ़ता है। पर कभी पिक्चर देख रहे हैं और कोई बढ़िया सीन चल रहा हो और कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? गुस्सा आएगा ना? बोलो ना भाई। कोई बढ़िया सीन चल रहा है और कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए तो क्या करोगे? बोले बोतल दे मारे, कहां बीच में आके खड़ा हो गया। और एक बार भी हमारी नजरें उस पिक्चर से हटते नहीं है। कोई बीच में बात भी करता तो उससे कहते हैं कि चुप,
एक बार देखने दे यार, बाद में करेंगे बात। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर में हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। कभी आप मम्मी को घर में सीरियल देखते हुए देखना, वो जो अभिनेत्री होती है ना, मम्मी बैठ करके सीरियल देखती है, वो अभिनेत्री रोती है ना तो मम्मी भी रोती है, वो हंसती है तो मम्मी भी हंसती है, और बीच में अगर पापा आ जाए तो मम्मी रिमोट दे मारे, बीच में कहां से आ गए? क्यों? क्योंकि उसमें हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। एक बात ईमानदारी से और बताना, कभी ऐसा हुआ है कि आप किताब लेकर के बैठे हो और बीच में मोबाइल याद आ गया हो? हैं? मुझे पता है आप झूठ तो नहीं बोलोगे, होता है ना। देखो बेटियां सच बोल रही है। हमारा पहला गुण है ईमानदारी। ऐसा होता है ना कि किताब लेकर के बोल रहे हैं, बीच में मोबाइल याद आ गया और थोड़ा सा देख लें इंस्टाग्राम, थोड़ा सा फेसबुक और व्हाट्सएप। जैसे प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया कि आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है ना। एक ध्यान दीजिएगा, अगर पढ़ते समय आपको फ्रेंड्स, टेलीविजन, मोबाइल या अन्य कोई उपकरण याद आ रहे हैं, इसका मतलब है आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब तक जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब है कि आप सफलता से बहुत ज्यादा दूर हो। आपकी मेहनत, आपके पापा का पैसा और आपके गुरुजनों की जो आपके ऊपर मेहनत है, वो सारी की सारी बेकार चली जाएगी। आपके माँ बाप ये चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ, आपके गुरुजन दिल से ये चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ। गुरु और माता पिता, ये दो ही शख्स जीवन में ऐसे होते हैं, ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, तीसरा कोई नहीं होता। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? बोलो ना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से करिए। और इंटरेस्ट कब पैदा होता है? एक दूसरी चीज होती है टैलेंट। क्या होता है? एक कहानी सुनाता हूं, शायद इस कहानी से आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, कुछ अनुभव हो जाए। एक गांव में 4 मित्र थे। एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। कौन कौन? हाथी, घोड़ा, बंदर, मछली। और इन चारों में कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? हाथी। कोशिश करके भी हम कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर क्या हाथी पेड़ पर चढ़ सकता है क्या? अगर इसी कंपटीशन को बदल दिया जाए कि पानी में तैरना है, दौड़ना है, हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो गया, हार गया, तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? वाई? क्यों है? हाथी, जो हाथी कर सकता है क्या मछली कर सकती है? घोड़ा कर सकता है, बंदर कर सकता है। तो हाथी का भी अपना एक टैलेंट है। और जिस दिन हमको यह पता पड़ जाए, आप जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं ना, कभी एकांत में आपके पास में कोई न हो, कभी अकेले बैठ करके आकाश की तरफ देखना और मन में यह विचार करना कि मेरे अंदर में भगवान ने ऐसी कौन सी खूबी दी है, मेरे अंदर में भगवान ने ऐसी कौन सी विशेषता दी है, दुनिया का ऐसा काम कौन सा है जो मेरे अलावा उसको बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और जिस दिन आपको अपना टैलेंट मालूम पड़ गया, आप उन 15% के लोगों की सूची में सम्मिलित हो जाएंगे। आप एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे आर्टिस्ट, आप एक अच्छे खिलाड़ी, आप एक अच्छे बॉक्सर, आप एक अच्छे कवि, आप एक अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं। आपके अंदर में कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। आप सफलता पाना चाहते हैं तो उस सफलता के लिए आपको जीना पड़ेगा। एक किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि सपना वो नहीं होता जो हम नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो हमको नींद लेने ही नहीं देता है। हमारे गुरुजी हमें हमेशा कहा करते थे कि बेटा लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए, यानी कि आसमान का लक्ष्य रखोगे तो पेड़ की जितनी ऊंचाई जरूर मिलेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट। और दूसरी चीज क्या है? टैलेंट।
अब एक दूसरे पहलू की हम बात करते हैं, थोड़ा से बात को गहराई से समझ लेना। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी बातें सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मेरा ये समय है। आज हमें 7 महीने हो गए घर से निकले हुए, और आप ये कि अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे कि सर आप सबसे ज़्यादा प्यार और प्रेम किससे करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा सबसे ज़्यादा प्यार और प्रेम मेरे भारत के युवाओं और बच्चों से है। यानी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब अपने जीवन में सफल हो जाएं, आपके जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी प्रकार की कमी न हो, आप अपने जीवन में उच्च शिखर को प्राप्त करें। और इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार का ज्ञान है। कितने प्रकार का? सबसे पहला ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा? इंद्रिय जनित ज्ञान का मतलब है जो आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। किसने बताया? आंखों ने बताया। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या सूर्य उदय अस्त होता है? नहीं होता। तो क्या होता है? वाह, क्या नाम बेटा आपका? कृष्णा। अरे नाम इतना गजब का है। कृष्णा ने कहा पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये बात आप सब जानते हैं। इस ज्ञान को कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। आंखों ने क्या दिखाया? सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। पर हमारी बुद्धि ने क्या कहा? सूर्य न तो अस्त होता है न उदय होता है, केवल पृथ्वी उसका चक्कर लगाती। ये पानी का ग्लास भरा हुआ है, इसमें अगर मैं कोई चम्मच डाल दूंगा और आप उसको देखेंगे तो पानी के अंदर का हिस्सा चम्मच का क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। आंखें दिखा क्या रही है? टेढ़ा। पर बुद्धि क्या कहती है? चम्मच टेढ़ा नहीं है, चम्मच सीधा है। ये क्या कह रही है? बुद्धि कह रही है। तो आपके पास में इंद्रिय जनित ज्ञान है। आप नर्सरी से लेकर LLB MBA करेंगे, CA BEd करेंगे, तो आपके पास में बुद्धि जनित ज्ञान भी आ जाएगा। दुनिया भर का नॉलेज आपको हो जाएगा कि कहाँ क्या कैसा क्या हो रहा है। पर एक तीसरा ज्ञान है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? और उस 15% की सूची में सम्मिलित होने के लिए केवल बुद्धि जनित ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आत्मज्ञान भी हमको चाहिए। किताबों से, स्कूली किताबों से बुद्धि जनित ज्ञान आता है, पर आत्मज्ञान हमको कहां से प्राप्त होता है और उस आत्मज्ञान की सही डेफिनेशन, सही परिभाषा क्या हो सकती है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अगर वो आत्मज्ञान नहीं आएगा ना, तो आप सफलता की उच्चतम शिखर पर पहुंच करके भी फेलियर हो जाओगे। अगर उस 15% की सूची में सम्मिलित होना है तो उस आत्मज्ञान को अर्जित करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अपने जीवन को गहराई से देखना है। टेलीविजनों में, फिल्मों में जो दिखाया जाता है उसमें 1% रियलिटी होती है, 99% झूठ होता है। वैसा जीवन होता नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो एक्टर्स का हम देखते हैं। उस जीवन की गहराई को और सच्चाई को समझने के लिए हमको आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। आपने टेलीविजन पर टाटा के कारों का ऐड देखा है, मारुति की कारों का ऐड देखा है, और वो जो महंगी महंगी कुछ कारें आती हैं उनका नाम क्या है? वाह, सब पता है। अच्छा, उनका कभी टीवी पर ऐड आता है क्या? टाटा का आता है, मारुति का आता है, और उन महंगी वालों का, BMW का और रोल्स रॉयस का, और कौन सी बोली आपने? मर्सिडीज का और जैगवार, इनका ऐड आता है क्या टेलीविजन में? बोलो ना। ये 15% लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, और वो कारें भी 15% के लोगों की सूची में ही हैं। अपनी कीमत भी उतनी बढ़ानी है कि जल्दी से हमको कोई अफोर्ड न कर पाए, हमारी कीमत भी उतनी, वैल्यू हमारी डेवलप हो जाए, हम उस 15% की सूची में सम्मिलित हो जाएं। और उसके लिए किसकी आवश्यकता है? आत्म ज्ञान की आवश्यकता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं,
उसका फटाफट जवाब देना, क्विकली, एकदम फास्ट दोगे। मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। 7 जीरो लगेगा। कितना लगेगा? 7 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। 7 जीरो। 6 जीरो लगेगा। 6 वाले हाथ ऊपर करें। अरे वाह, इसका मतलब पढ़ तो आप ठीक रहे हो। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। खूब अच्छा। अच्छा, अब इसी में एक बात और मैं पूछता हूं, अगर उन 10 लाख के चेक में अगर मैं एक जीरो हटा दूं, चेक की वैल्यू रहेगी? है? रहेगी। कितनी? एक जीरो और हटा दो, एक और हटा दो, एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब चेक की वैल्यू है ना? कितनी? अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और एक को हटा दो, अब वैल्यू नहीं है। तो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में वो एक क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? आप जितनी पढ़ाई करते जाएंगे, जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे, जैसे चेक में जीरो बढ़ाते हैं उतनी चेक की वैल्यू बढ़ती है। हम जितनी डिग्रियां लेंगे हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी, पर हमारी वैल्यू जीरो से नहीं है। वैल्यू किससे है? 1 से है। यानी कि हमारी वैल्यू केवल डिग्रियों से नहीं है, उस 1 से है। और वो 1 क्या है? आपके सर जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी की कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं ना। किसी भी इमारत को ठीक से खड़ा करना हो तो कितने स्तंभ चाहिए? 4 स्तंभ चाहिए। पहली टांग है बुद्धि बल। क्या है? पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्या आएगी? आप युवा हो, व्यायाम करो, अच्छा खाओ पियो, तो क्या आएगा आपके पास में? बाहुबल। पहली क्या है? दूसरी क्या है? ये जो तीसरी टांग है इसको कहते हैं धन बल। क्या कहते हैं? अच्छा काम करोगे, पैसा अर्न करोगे तो धन बल बढ़ेगा। तीनों जरूरी है ना। बुद्धि जरूरी है, बल जरूरी है, धन भी जरूरी है। चौथी टांग कौन सी है? वो चेक का एक क्या है? ये चौथी टांग क्या है जिससे ये कुर्सी टिकी हुई है? एक टांग निकालूंगा तो कुर्सी क्या होगी? सर भी। आपको अच्छा लगेगा? तो ये चौथी टांग क्या है? इस चौथी टांग का नाम है आत्मबल, मनोबल, आत्मज्ञान। और ये जब तक आपके पास में नहीं आएगा तब तक आप भीड़ में चलने वाले ही रहोगे। उन 15% की सूची में सम्मिलित होने के लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए। और उस आत्मज्ञान के लिए एक चीज मैं आपको देता हूं। वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं आत्मज्ञान के, अच्छी संगीति, अच्छे टीचर्स, अच्छे माता पिता से हम पास में बैठते हैं तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। पर उसके लिए एक चीज मैं आपको दूंगा। आपने कभी देखा 10-20 हजार रुपए का मोबाइल हम लाते हैं तो उसके साथ में एक बुक आती है, क्या नाम होता है उसका? यूजर बुक, गाइड बुक, मैनुअल बुक, यही तो होता है ना। उसमें क्या होता है? उसमें 3 चीजें होती हैं। आप 20,000 रुपए का मोबाइल लेकर के आए हैं, गाइड बुक साथ में मिली है, उसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, आप उस प्रोडक्ट को यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, उस प्रोडक्ट को आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तीसरी, उसका एरर कैसे खत्म कर सकते हैं। यही होता है ना। तो भगवान ने जब हमको बनाया तो क्या भगवान ने हमको कोई मैनुअल नहीं दिया, कोई यूजर बुक नहीं दी, कोई गाइड बुक नहीं दी? बोलो ना, दी होगी। हमें पता नहीं कि वो गाइड बुक क्या है जिसमें हम अपने आप का यूज कैसे करें, अपने आप को अपग्रेड कैसे करें, और हमारे जीवन में कोई एरर आ जाए तो उस एरर को हम ठीक कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको एक किताब बताऊं, श्रीमद् भगवत गीता। क्या नाम है? ये वो गाइड मैनुअल यूजर बुक है। आप में से कोई गीता के बारे में जानता है? कौन कौन जानता है? श्लोक आते हैं गीता के? एक भी बच्चा जो गीता का श्लोक सुना सके? आओ बेटा, आप आ गए हो, आजा। कृष्णा के लिए ताली बजाओ तो एक बार। कृष्णा, श्लोक आते हैं गीता के आपको? एक आता, उस मीनिंग सहित इनको सुना दो आप।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि, अधर्म का विकास होगा, तब तब मैं श्री कृष्ण स्वयं को इस धरती पर अवतरित करता रहूँगा। और किसी को आता है? अच्छा, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय यत्र धर्म संस्थापनाय तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब साधुओं पर अत्याचार होगा, तब तब मैं उन साधुओं की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को अवतरित करता रहूँगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुनाम। परित्राणाय साधुनाम, साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। जो अच्छे लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? साधु। और अच्छे लोगों पर जब पीड़ा कष्ट आता है तो भगवान कहता है कि उनकी सहायता के लिए मैं स्वयं आता हूं। तो ये गीता के बच्चे ने 2 श्लोक सुनाए, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे 700 श्लोक हैं। हमको कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे चलना, किस समस्या का समाधान कैसे करना, टोटली लाइफ मैनेजमेंट का सिद्धांत भगवत गीता में दिया हुआ है। ये वो किताब है जो आपके आत्मज्ञान को बढ़ाती है। और जिन 15% लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, इस भारत की जितने भी टॉप पर्सनैलिटीज हैं, आप उनकी बायोग्राफी को उठा करके पढ़ना, उनके जीवन में एक कॉमन बात है, उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एक किताब इटालियन, चाइनीज, फ्रांसीसी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, हर एक भाषा में पढ़ाई जाने वाली एक किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। अच्छा, ये किस किस के घर में है? सबके घर में है, पर पढ़ा किसी ने नहीं। इतना समय कहाँ है ना? पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और उन 15% के लोगों की सूची में सम्मिलित होना चाहता है, वो जो समय आप मोबाइल को देते हो उसमें से थोड़ा सा समय निकाल करके आप भगवत गीता को दें। आज ये किताब अगर मैं आपको गिफ्ट दे करके जाऊं, आप लेंगे? कौन कौन लेगा? सब लेंगे। और क्या करोगे? पक्का? ऐसा तो नहीं कि यहां से लेकर के जाओ और घर जाकर के दादी से कहो, लो दादी मैं क्या लाई हूं। ऐसा तो नहीं करोगे ना? अच्छा, इसको कहां रखोगे? हैं? मंदिर में? आप अपनी स्कूल की बैग किताबें मंदिर में रखते हो? कहां रखते हो? इसको भी कहां रखोगे? नहाए, बिना नहाए, गाड़ी में, ट्रेवलिंग में, छत पर, जब भी समय मिले बैग में रखो और इसको पढ़ो। और एक बात और कहूं, ये इतनी चैलेंजिंग है और इतनी बोरिंग है कि आप इसका एक पत्ता खोलोगे तो बोर हो जाओगे। यार ये ज्ञान योग, कर्म योग क्या लिखा हुआ है, रहने दो, आप नहीं पढ़ पाओगे। पर जिसने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और अपने कमरे की दीवार पर लिख दिया कि मैं इसको समझ के इसका पीछा छोड़ूंगा, और इसके ज्ञान को आत्मसात कर लिया, धारण कर लिया, समझ लिया, तो आप निश्चित मानिएगा आप उन 15% लोगों की सूची में सम्मिलित हो जाएंगे। और इसको पढ़ना है। और ये भी ना हो कि कल स्कूल आओ, टीचर्स पूछे बेटा होमवर्क कर लिया, बोले मैम मैं तो गीता पढ़ रही थी। ऐसा नहीं करना है, इसको पढ़ना है। पढ़ेंगे? अच्छा, जो पढ़ेगा इसको याद करेगा, समझेगा, एक बार दोनों हाथ उठा के प्रॉमिस करें। देखा देखी में नहीं, देखा देखी में नहीं, जिसको पढ़ना हो वो हाथ ऊपर करें। पक्का पढ़ेंगे? इसका मतलब यह है कि आप सब अपने जीवन को लेकर के गंभीर हैं और आप सब सफल होना चाहते हैं। और मैं वादा करता हूं कि आपने इस किताब को अगर समझ लिया तो निश्चित सफलता के पीछे आपको नहीं दौड़ना है, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। तो आप इसको पढ़िएगा। तो आज ये गिफ्ट आप स्वीकार करें, गीता को पढ़ें और पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय सत्य प्रकाश जी मुद्रा का आप दुपट्टा उठाएं और आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें। विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय शेखावत जी भी पधारें, आप भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। माता की
की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो अनमोल उपहार गीता रूपी हमें दिए हैं, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि ये गीता भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को सुनाई थी। उनको एक संदेश दिया था महाभारत के भीषण युद्ध में, जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी। अर्जुन हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, लेकिन अपने मित्र भगवान कृष्ण का संदेश सुनकर उन्होंने उसको आत्मसात किया और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। ठीक उसी तरह से इसको हम पढ़कर जीवन में उतारेंगे और सहजता से, सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प करेंगे। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।